हेलो स्टूडेंट। तो बेटा आज हम लोग क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं क्लास 10 के। हमने आपको सारी चीजें एक्टिविटी बता दी थी 2.12 तक के। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। पहला क्वेश्चन जो बेटा आपके पास लिखा हुआ है, इफ यू हैव टू सोल्यूशन ए एंड बी, द पीएच ऑफ अ सोल्यूशन ए इज 6, द पीएच ऑफ सोल्यूशन बी इज 8, विच सोल्यूशन इज मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। कौन सा एसिडिक होगा, कौन सा बेसिक होगा। आपके पास दो सोल्यूशन है, दोनों का पीएच दिया हुआ है, एक का 6 एक का 8। उसमें से पूछा है एसिडिक कौन सा होगा, बेसिक कौन सा होगा। इससे पहले हमने आपको बताया था कि एसिडिक वो होते हैं जो हमारे लेस देन 7 हो, उसे एसिडिक कहते हैं, और जो हमारे ग्रेटर देन 7 हो उसे बेसिक कहते हैं। बेसिक यानी कि OH माइनस आयन, और लेस देन यानी कि H प्लस आयन। और अगर 7 पे आएगा डायरेक्ट, जिसकी वैल्यू 7 आएगी वो न्यूट्रल होगा। ठीक है, हम समझ गए। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है अ पीएच वैल्यू लेस देन 7 इट इंडिकेटेड एसिडिक सॉल्यूशन। भैया जिसका पीएच 7 से कम होगा तो एसिडिक सॉल्यूशन देगा, वाइल ग्रेटर देन 7 इंडिकेट अ बेसिक सॉल्यूशन। जिसका पीएच 7 से ज्यादा होगा वो क्या होगा, बेसिक होगा। बेसिक यानी कि जो OH माइनस आयन दे रहा हो। देयरफॉर द सॉल्यूशन विद पीएच 6 इज एसिडिक। और जिसका पीएच अगर हमारा 6 होगा, भैया 7 तो क्रॉस नहीं किया, 6 है, 6 का मतलब यानी कि 7 से अंदर है, तो क्या होगा, एसिडिक होगा। एंड हैज मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन देन द सॉल्यूशन ऑफ पीएच इज इक्वल टू 8 विच इज बेसिक। और जिसका पीएच हमारा कैसा होगा, 7 से ऊपर होगा, तो वो कैसा होगा, बेसिक होगा। नहीं समझ में आया है तो ये देख लिए, हमने एक लाइन बनाई थी। यहाँ पे हमने लिखा था 0 वैल्यू, यहाँ पे 7 वैल्यू, और यहाँ पे 14। ये पीएच पेपर, ये पीएच स्केल की वैल्यू होती है। 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तक क्या आ गया। हमने कहा था अगर इधर जाएंगे तो H प्लस बढ़ेगा। ठीक है, हमने कहा अगर 7 से आगे जाएंगे तो OH माइनस बढ़ेगा यहाँ पे। ठीक है, हमने कहा अगर यही H प्लस इधर जाने लगे तो ये H प्लस घटने लगेगा। क्या होने लगेगा, घटने लगेगा, लेस हो जाएगा। यहाँ पे लेस लिख दे रहे। और अगर यही वाला OH वाला ये OH इधर आने लगा तो ये OH घटने लगेगा। तो हमने कहा था 7 से इधर आएंगे तो एसिडिक, 7 से आगे जाएंगे तो बेसिक। तो देखिए यहाँ पे पीएच जिसका 8 आ रहा है, यानी कि 7 से ऊपर, तो क्या होगा, ये बेसिक होगा। क्या होगा, बेसिक। अभी हमने बताया था आपको। ठीक है, नेक्स्ट जो हमने इससे पहले पढ़ा था उसमें बताया था कि एसिडिक और बेसिक क्या होते हैं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन समझ गए। चलिए दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है। दूसरा क्वेश्चन लिखा है व्हाट इफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एक्वस आयन हैव अ नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारा कंसंट्रेशन, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन का क्या असर पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा है इफ द कंसंट्रेशन, देखते रहिएगा बेटा, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन ए सोल्यूशन इंक्रीजेस द सोल्यूशन बिकम एसिडिक। कन्वर्सली इफ द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन ए सोल्यूशन डिक्रीजेस द सोल्यूशन बिकम एसिडिक। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं अगर हमारा कंसंट्रेशन H प्लस, और H प्लस कौन देता है, एसिड देता है। अगर कंसंट्रेशन H प्लस आयंस हमारा सॉल्यूशन के अंदर बढ़ेगा तो सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक होगा। सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक होगा। और बढ़ने का मतलब क्या है, बढ़ने का मतलब 7 से पीछे आना, 7 से पीछे आना। 7 से पीछे आने का मतलब हमारा H प्लस बढ़ता है। H प्लस कब बढ़ता है, जब 7 से पीछे आता है, यानी कि वो ज्यादा एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है। अगर 7 से ज्यादा आगे जाएगा तो वो बेसिक हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एसिडिक है। कन्वर्सली अगर यही हम बात बेस में करें, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन सोल्यूशन डिक्रीजेस, अगर घटने लगे, घटने का मतलब होता है कि ये बढ़ना, और बढ़ने का मतलब होता है घटना। जैसे नीचे नीचे आएंगे तो एसिडिक प्रॉपर्टी ज्यादा बढ़ेगी, और जैसे ऊपर ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, सोल्यूशन बिकम डिक्रीजेस। सोल्यूशन कैसा होगा, डिक्रीजेस होता रहेगा। तो सोल्यूशन कैसा हो जाएगा हमारे पास, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन डिक्रीजेस देन द सोल्यूशन बिकम कैसा होगा, एसिडिक होगा। सॉरी एसिडिक लिखा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बेसिक होगा। H प्लस आयन सोल्यूशन डिक्रीजेस। H प्लस आयन जो है हमारा सोल्यूशन में घट रहा है। घटने का मतलब सॉरी एसिडिक। तो क्या कहते हैं हमने कहा था कहा, जहां पे अगर हमारा कंसंट्रेशन H प्लस आयन का सोल्यूशन में बढ़ेगा द सोल्यूशन बिकम एसिडिक होगा। बढ़ने का मतलब यानी कि नीचे आना, H प्लस नीचे आना, तो एसिडिक होगा। तो उसी चीज को दोबारा वही चीज में कह के लिख दिया है, द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन सोल्यूशन डिक्रीजेस, यानी कि घटना। और घटने का मतलब ही होता है कि एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ना।
7 से नीचे आने का मतलब H+ ज्यादा होना यानी कि एसिडिक होना, ठीक है। तो वही लिखा है H+ आयन सोल्यूशन डिक्रीजेस द सोल्यूशन बिकम एसिडिक, ठीक। समझ में आ गई बात, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, डू बेसिक सोल्यूशन ऑल्सो हैव H+ आयन, इफ यस देन व्हाई आर दीज बेसिक। क्या हमारे पास जो बेसिक सॉल्यूशन होते हैं बेटा, जो बेसिक सॉल्यूशन होते हैं उसमें कह रहे हैं, देखिए एसिड में हमारे पास H+ पाया जाता है। अब ये कह रहे हैं क्या हमारे पास जो बेसिक सॉल्यूशन होते हैं उसके पास भी क्या H+ होता है या नहीं होता है। मैं आपको यहाँ पे इसको रफ करके बता दे रहा हूँ, देखिएगा यहाँ पे। पहले क्वेश्चन पढ़ के उसका आंसर बताता हूँ, पहले आंसर पढ़ता हूँ, ठीक है। तो इन्होंने कहा जो हमारे पास बेसिक सॉल्यूशन होगा, बेसिक किसे कहते हैं, जो OH- होता है। क्या OH- आयंस वाले के पास, OH- आयंस वाले के पास क्या हमारे पास उसमें H+ भी होगा, H+ भी होता है नहीं होता। तो हमने लिखा हाँ, यस बेसिक सॉल्यूशन ऑल्सो हैव H+ आयंस, बेसिक सॉल्यूशन में भी H+ आयंस होता है। सर ये कैसे, बेसिक में तो OH- आयंस होता है तो H+ कैसे, अभी बताएंगे। दे आर बेसिक बिकॉज द कंसंट्रेशन, CONC लिखा है, CONC लिखा है शॉर्ट फॉर्म में, कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयंस मोर देन H+ आयन। जो हमारा कंसंट्रेशन होता है OH- आयंस का ज्यादा होता है किससे, H+ आयन से। कैसे सर, पता नहीं चला। देखिए यहाँ पे भी हमने ये बनाया था कि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 14 है, ठीक है। हमने कहा जब 7 से इधर मूव करेंगे, 7 से इधर मूव करेंगे तो H+ बढ़ता है, और 7 से आगे की तरफ मूव करेंगे तो OH- बढ़ता है हमारे पास। अगर हमने कहा ये H+ नीचे से अगर हम आगे की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे जो ये बेसिक सॉल्यूशन है, यहाँ पे H+ जो है हमारा इधर से अगर देखेंगे तो H+ है, तो यहाँ पे 7 से पीछे है तो H+ है, लेकिन H+ अगर हम आते जाएंगे तो यहाँ पे OH- बढ़ता जाएगा। OH- के साथ साथ हमारे पास H+ भी है। कैसे है, क्योंकि ये 7 के अंदर था तो H+ था यानी कि एसिडिक था। अब ये आगे अगर बढ़ता जाएगा तो OH का कंसेंट्रेशन ज्यादा होता जाएगा, और साथ ही साथ इसके पास H+ भी होगा। इस तरफ से आ रहा है तो यानी कि थोड़ा सा एसिडिक भी होगा, ठीक है। वैसे इसको इधर से करेंगे तो ये OH- इधर से हमारे पास तो होगा, यहाँ पे H+ तो होगा और OH- भी होगा। क्या कहा हमने, अगर इधर से यूं करके जाएंगे बेटा तो OH का कंसेंट्रेशन बढ़ने लगेगा, और ये आ किधर से रहा है, 0 से 7 की तरफ से आ रहा है, यानी कि इसका कंसेंट्रेशन धीमे धीमे एसिड का कम होता जाएगा, यानी कि एसिड है तो H+ है तो, लेकिन ज्यादा नहीं है, क्योंकि इधर जाने पे OH- आयन ज्यादा मिला है। तो वही तो लिखा है हमने, यस देखिए यही तो लिखा है हमने, दे आर बेसिक, ये बेसिक है बिकॉज द कंसेंट्रेशन OH- आयंस ज्यादा है। OH- आयंस का कंसेंट्रेशन इधर से इधर जब जा रहा है, ये एसिड से बेस की तरफ जा रहा है, तो OH- आयन का कंसेंट्रेशन तो ज्यादा है लेकिन H+ का कम है। तो देखिए क्या लिखा है, मोर देन H+ आयंस, H+ आयन से ज्यादा है OH- आयन। यस बेसिक सॉल्यूशन के पास भी H+ होगा, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होगा जो H+ के पास होता है, यानी कि एसिड के पास होता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन रीड करें बेटा। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, ना आया तो कमेंट करके बताइएगा। अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन डू यू थिंक अ फार्मर वुड ट्रेड द सॉइल फील्ड, ठीक है। ये कह रहे हैं कुछ ही क्वेश्चन में, कह रहे हैं जो हम लोग किसान वगैरह जो खेती बाड़ी करते हैं, फार्मर्स वगैरह, जब वो लोग फार्मिंग करते हैं, खेती करते हैं, तो उसमें जो मिट्टी जो होती है, जब मिट्टी में ऐसी क्या कंडीशन आ जाती है तो वहां पे वो लोग क्विक लाइम यूज करते हैं, स्लेक लाइम यूज करते हैं, चॉक पाउडर यूज करते हैं। ऐसी क्या कंडीशन आ जाती है जहां पे ये सारी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि स्लेक्ड लाइम, जो हमारा स्लेक्ड लाइम होता है, स्लेक्ड लाइम जो होता है हमारे पास, स्लेक्ड लाइम को हम लोग कहते हैं CaO क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग क्विक लाइम के नाम से जानते हैं। क्विक लाइम का फॉर्मूला होता है CaO, क्विक लाइम का फॉर्मूला होता है CaO होता है। स्लेक्ड लाइम जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेक्ड लाइम इसका एक कॉमन नाम है, ठीक है, एक फेमस नाम है, उसको हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है CaOH का होल स्क्वायर। आप पढ़ चुके हो, ये छोटी छोटी चीजें मैं जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूँ। चॉक का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है। अब ये कह रहे हैं फार्मर्स, ऐसी क्या कंडीशन आ जाती है फार्मर्स के सामने जो अपनी मिट्टी में ये सारी चीजें डालना पड़ जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ, ये क्विक लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चॉक, तो ये सोचिएगा कि ये सारी चीजें जो होती है बेटा एक बेस होती है।
क्या होती है, बेस होती है। बेस क्या है भैया, बेस हमने किसे कहा था, हमने कहा जिसके पास OH माइनस आयंस होता है वो बेस होते हैं, हमने यही कहा था। लेकिन हम आज के टाइम में ये भी पता चल गया है कि OH माइनस आयंस वाले ही बेस नहीं होते, जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो भी बेस होते हैं। ये भी बेस है। देखिए अब आप कहेंगे सर इसके पास OH माइनस आयंस है तो ये बेस हुआ, ये क्यों हुआ, ऐसा नहीं है बेटा। मेटल का हाइड्रोक्साइड और मेटल का ऑक्साइड इन दोनों के पास बेस बनाते हैं। आज ये चीज प्रूव हो गई है। किसने प्रूव की थी, हम लोग के ये जो थे बड़े बड़े साइंटिस्ट आए थे, एर्नेस्ट आए थे, ब्राउनस्टेड आए थे, सारी चीजों ने प्रूव कर दिया था। और कैल्शियम कार्बोनेट ये सब क्या है, ये सब बेस है। अब देखिए ये फार्मर्स क्यों यूज कर रहे हैं इसको, क्योंकि मिट्टी में कहीं ना कहीं एसिडिक प्रॉपर्टी ज्यादा हो गई होगी, मिट्टी में H+ आयंस का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया होगा, उसी को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये बेसिस का इस्तेमाल किया होगा, शायद यही रीजन होगा। तो चलिए आंसर पढ़ते हैं। इफ द सॉइल इज एसिडिक, हाँ यानी कि एसिडिक थी सॉइल हमारी। इफ द सॉइल इज एसिडिक, अगर हमारी मिट्टी एसिडिक हो गई है, बहुत ज्यादा H+ आ गए हैं, एंड देन अनस्टेबल फॉर एग्रीकल्चर द फार्मर कैन ट्रेड विद, और हम लोग उस पे एग्रीकल्चर यानी कि खेती बाड़ी वगैरह नहीं कर पा रहे हैं, फार्मर एग्रीकल्चर तो नहीं कर पा रहे, तो फार्मर ट्रीट करते हैं। फार्मर कैन ट्रीट, फार्मर ट्रीट करते हैं क्या, क्विकलाइन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चॉक। ये क्या करता है, उसकी फर्टिलिटी को भी मेंटेन रखता है सॉइल की, और सॉइल के अंदर एसिडिक प्रॉपर्टी ज्यादा आ जाने की वजह से उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। एक तरीके का ये न्यूट्रलाइज रिएक्शन ही है बेटा, ठीक है। तो इसलिए फार्मर ये इस्तेमाल करता है ये सारी चीजें, और ये सारी चीजें जो है बेटा हमारी, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, ये सब के सब काम करते हैं एज ए बेसिस। बेसिस क्यों लिया, क्योंकि मिट्टी के अंदर एसिडिक की प्रॉपर्टी ज्यादा हो गई, जिसलिए ये न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। अब देखिए बेटा आपके पास एक्टिविटी आई है 2.13, और 2.13 को भी करने से पहले हमें पता करना है यहाँ पे क्या है, फैमिली ऑफ सॉल्ट, ठीक है। कौन कौन सी फैमिली इसमें से है जो सॉल्ट की है, मतलब सॉल्ट की कौन कौन सी है। अब देखिए बेटा यहाँ पे आपको क्या करना है, थोड़ी सी चीजों को मेमोराइज भी कर लेना है, क्योंकि अभी आप समझेंगे सर ये कैसे बना, ये क्यों बना, कंपाउंड यही क्यों बना, तो ये जब तक आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आप धीमे 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 इसकी स्टडी नहीं करते रहेंगे, ठीक है। तो फैमिली ऑफ सॉल्ट में एक्टिविटी 2.13 आ रही है। सबसे पहले हम आपको एक चीज बता दे रहे हैं कि सॉल्ट होता है क्या है। देखिए बेटा जो सॉल्ट होता है, यहाँ पे ध्यान दिएगा, ऊपर ना ध्यान दिएगा। देखिए एसिड जो होता है, एसिड प्लस बेस क्या बनता है, एसिड को अगर बेस में बनाएंगे तो क्या बनेगा, बनेगा सॉल्ट और वाटर बनेगा, ठीक है। सॉल्ट और वाटर बनेगा, क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर, ठीक है सर। जो सॉल्ट होगा बेटा ये याद रखिएगा, ये किसमें होता है, हमारे सॉल्ट जो होता है, नमक जो होता है, वो दो पार्ट होते हैं इसके पास, एक होता है कैटाइन और एक होता है एनाइन होता है। इसके पास क्या क्या होता है, एक होता है कैटाइन यानी कि एक पॉजिटिव वाला पार्ट होता है, और एक होता है एनाइन होता है। एनाइन का मतलब क्या होता है, जो नेगेटिव होता है। जैसे कि मान लिया हमने कहा HCl ले ले यहाँ पे, ठीक है, और उसमें से ले ले NaOH ले ले, ठीक है। तो यहाँ पे बना दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा NaCl निकलेगा, और क्या निकलेगा, H2O निकलेगा, ठीक है। तो ये जो बेटा है Na के ऊपर प्लस होता है, Cl के ऊपर माइनस होता है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास होता है इसमें दो तरह के कैटाइन होते हैं, ठीक है। दो तरह के हमारे पास क्या होते हैं, इसमें एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है, ठीक है। दो तरह के रेडिकल होते हैं, रेडिकल यानी कि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होता है। सर इसमें करना क्या है बेटा, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें ये करना है कि आपको इस एक्टिविटी में, पहले हम आपको एक्टिविटी बता रहे हैं क्या है। एक्टिविटी में आपको बहुत सारे ढेर सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे कि दिया हुआ है सॉल्ट के एग्जाम्पल दे दिए। मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ कि सॉल्ट कौन कौन से दिए आपको। इन्होंने कहा है आपको राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द गिवन सॉल्ट। आपको ये सारे गिवन सॉल्ट, आपको ये सारे सॉल्ट दे दिए, इनका फॉर्मूला लिखना है। सॉल्ट कौन कौन से हमें एक्टिविटी में दे दिए, ये सारे सॉल्ट दे दिए, ये आपको इन रिटर्न में लिखा है, मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में लिखा है, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है सर, उसके बाद आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है, ठीक है। आइडेंटिफाई करना है एसिड बेसिस से इसको, ठीक है। एसिड कौन सा होगा, बेस कौन सा होगा, यानी कि ये सॉल्ट जो दिए हैं आपको, ये सॉल्ट आपको सिर्फ दे दिए। अब ये जो कहा गया है कि ये जो आया है ये किससे मिलके ये बना होगा, तो वो हमें लिखना है। हमें एसिड और बेस नहीं दिया, इन्होंने डायरेक्ट हमें सॉल्ट दे दिया। अब इन्होंने कहा जो सॉल्ट हमारे पास आए हैं वो सॉल्ट किससे रिएक्ट होने के बाद बने होंगे। जैसे कि यहाँ पे जो हमें सॉल्ट मिला था NaCl, तो हमें जैसे ही यहाँ पे सारे सॉल्ट दे दिए,
तो हमको मान ली अगर सिर्फ और सिर्फ NaCl दे दिया होता, ठीक है, अगर मान ली हम ऐसे कहे आपसे कि हमें सिर्फ और सिर्फ NaCl दे दिया होता और हमसे पूछते भैया बताओ NaCl जो आया है वो किससे किससे मिलने के बाद आया है, तो आप कहते NaCl जो आया है वो HCl से मिला होगा और NaOH से मिला होगा, तब जाके Na और Cl ये दोनों निकले होंगे, तब जाके NaCl बना होगा। बस इसमें भी यही करना है, ठीक है। तो इन्हीं ने हम लोग को डायरेक्ट सॉल्ट दे दिए हैं, एसिड और बेस नहीं दिए। एसिड और बेस आपको खुद से रिएक्ट करके उसको बताना है कि यही बनेगा। तो देखिए पहला जो दिया है पोटेशियम सल्फेट दिया है। पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला जो होता है बेटा, ये सारी चीजें हम आपको कहते हैं कि मेमोराइज करनी है, थोड़ी सी फॉर्मूले दिए याद कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, याद ही करना वैसे भी। K2SO4, सोडियम सल्फेट Na2SO4, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, कॉपर सल्फेट CuSO4, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl दिया है। अब हमने कहा ये सारे के सारे सॉल्ट है, तो हमने कहा ये जो आए हैं सॉल्ट, तो ये इससे आगे ये किससे रिएक्ट हुए होंगे, जो ये बने होंगे। तो हमारे पास एक एसिड और एक बेस दिया हमें, ठीक है, तो हमने कहा एसिड और बेस को मिलाने पे ही सॉल्ट आता है। तो हमने कहा एसिड ऐसा कौन सा ले जो ये बन जाए और बेस कौन सा ले जो ये बन जाए। तो हमने कहा एसिड ले लेते हैं H2SO4 और KOH बेस ले लेते हैं। तो देखिए यहां से क्या निकलेगा K2, ठीक है, K2 निकलेगा और SO4 निकलेगा। वो बैलेंस करने के बाद आएगा। अगर आप इसको यहाँ पे देखोगे तो हमने यहाँ पे बैलेंस नहीं किया, आप इसको बैलेंस करोगे तब आएगा K2SO4, यहाँ पे 2 लगाओगे K2SO4 बनेगा यहाँ पे, ठीक है। आप कर लेना, मैंने बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन में आपको बैलेंसिंग 3 मेथड से सिखाई है, ठीक है। फिर हमने कहा Na2SO4 कैसे बनेगा, हमने कहा H2SO4 लेंगे और सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या एक स्ट्रॉन्ग बेस है हमारे पास, तो हमने कहा इससे कैसे बनेगा, हमने कहा Na2SO4, ठीक है। H कितने हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ये 3 हो गए, तो यानी कि बैलेंस आगे 2 करेंगे 2H2O आ जाएगा हमारे पास, यानी कि, ठीक है। तो उससे क्या बनेगा Na2SO4, यानी कि इन दोनों को हम लेंगे तो ये बनेगा। CaSO4 कैसे बनेगा, हमने कहा H2SO4 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को दोनों को आपस में रिएक्ट करवाएंगे, यहाँ पे ऐसे कर लिए प्लस प्लस, ठीक है, ये प्लस कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। यानी कि ये दोनों आपस में रिएक्शन हो रही हैं और रिएक्शन होने के बाद हमें ये दोनों रिएक्शन होने के बाद ये मिल रहा है, ये मिल रहा है। तो यानी कि हमने कहा अब ये सारी चीजें मिल जाएगी, ठीक है। CuSO4 कैसे मिलेगा, H2SO4 को CuOH का होल ट्वाइस से कर देंगे, CuH का होल ट्वाइस, ये Mg है बेटा ये, ठीक है, ये CuOH का होल ट्वाइस है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। अब हमने कहा NaCl कैसे मिला होगा, अभी हमने आपको बताया था कि NaCl कैसे मिला होगा, तो हमने कहा NaCl HCl में मिला होगा और NaH में मिला होगा, तब जाके ये आया होगा। ऐसे ही NaNO3 ऐसे करके आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें कुछ ज्यादा नहीं करना है, बस आपको इतना करना है कि आपको सॉल्ट दिए होंगे, आपको एसिड और बेस पहचानने होंगे कि इसमें क्या रिएक्ट करे जो ये सॉल्ट बन जाए, ठीक है। फिर इन्होंने लास्ट में कहा है आपके पास जो ये सॉल्ट आए हैं उसमें से आइडेंटिफाई करिए कि कौन कौन सी सॉल्ट की फैमिली है, कौन कौन सी हमारी फैमिलीज है, मतलब टोटल कितनी फैमिलीज आ रही है। आपको मैं एक बार पढ़ के बता दे रहा हूँ, लास्ट वाला इसमें लिखा है सॉल्ट हैविंग सेम पॉजिटिव, इसमें लिखा है हाउ मेनी फैमिलीज कैन यू आइडेंटिफाई सॉल्ट गिवन। आप इन्होंने कहा है कि इसमें जो सॉल्ट दिया है इसमें कौन कौन सी कितनी फैमिली आपने सॉल्ट की डिस्क्राइब की, यानी कि इन सारे सॉल्ट में से आपको कौन कौन से सॉल्ट मिले अलग अलग तरीके के। तो भैया यहाँ पे पोटेशियम का दिया है, तो हमने कहा कुछ कुछ ऐसे भी सॉल्ट हैं जो एक दूसरे से मैच करते हैं और कुछ कुछ ऐसे हैं जो एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं। तो हमने देखा यहाँ पे सबसे पहले किसकी फैमिली देखी, कैल्शियम की, कैल्शियम सॉल्ट। तो हमने कहा CuSO4 है, हमने कहा CuSO4 ये है हमारे पास, ठीक है। हमने कहा ये सबसे अलग लग रहा है, तो कैल्शियम का सॉल्ट है। किसका सॉल्ट है ये, कैल्शियम का सॉल्ट है SO4, ठीक है। तो हमने कहा अब सोडियम का कोई सॉल्ट है, तो हमने कहा देखिए दो चीजें सेम जैसी लग रही हैं। हमने कहा Na2SO4, हमने कहा Na2SO4 ये आ गया, हमने कहा Na2SO4 है ये सेम लग रहा है, हमने कहा NaCl है ये सेम एक ही फैमिली से आया होगा, ये भी Na ये भी Na, एक ही पीरियड एक ही ब्लॉक है हम लोग का 21 में पीरियोडिक टेबल में, तो ये भी और ये भी सेम आया होगा। तो हमने कहा ये भी आया होगा, फिर इसमें भी Na, हमने कहा ये भी आया होगा, हाँ। तो हमने सारी चीजें लिख दी Na2SO4 NaCl NaNO3 Na2।
यानी कि कौन सी फैमिली से आया है, ये सोडियम फैमिली है। ये कौन सी फैमिली है, सोडियम। Na का मतलब ही होता है सोडियम फैमिली है, तो सोडियम फैमिली लिख दी। हमने कहा और कोई ऐसी फैमिली है सॉल्ट में जो एक दूसरे से मैच कर रही है, हमने कहा है सर। हमने कहा कौन कौन सी, हमने कहा यहाँ पे क्या करते हैं, Mg है, मैग्नीशियम सल्फेट है, हमने कहा ठीक है। हमने कहा मैग्नीशियम की बात कौन सी है, हमने कहा मैग्नीशियम के आगे पीछे एक ही पीरियड में आती है, तो हमने कहा मैग्नीशियम की बात है, कॉपर भी है, तो MgSO4 CuSO4 ये दोनों एक ही फैमिली से, मतलब एक देखा जाए तो एक ही फैमिली से आ रही है, ठीक है। तो हमने कहा MgSO4 CuSO4, तो हमने कहा सर उस हिसाब से Na2SO4 ये Na2SO4 ये भी हुआ, ये भी एक तरह से एक ही फैमिली से आगे, मतलब ज्यादा इसमें कोई डिस्टेंस नहीं है, ये एक के बाद एक आने वाली जो अगली फैमिली वो उसी के बाद आएगी। तो यहाँ पे लिखा Na2SO4 का CaSO4 लिखा हमने, यहाँ पे MgSO4 लिखा, CuSO4 लिखा, Na2SO4 K2SO4, ये कौन सी है हमारे पास, ये सल्फेट फैमिली है। यानी कि हमें एक और फैमिली दिखी यहाँ पे जो सेम आ रही थी, जो सल्फेट की थी। इसमें सल्फेट है, इसमें सल्फेट है, इसमें सल्फेट है, इसमें सल्फेट है, और किसी में सल्फेट नहीं है, ठीक है। फिर हमने कहा और कौन कौन सी, हमने कहा इसमें Na, इसमें Na है, इसमें Na, इसमें Na, तो ये एक ही फैमिली से आ रही। फिर हमने कहा ये Cu है, Cu सबसे अलग है, यहाँ पे और कोई Cu है नहीं है, तो हमने कहा ये एक अलग ही है, ये कैल्शियम सल्फेट है, ठीक है। इतनी बात समझ गए आप लोग कि फैमिली ऑफ सॉल्ट में क्या क्या पढ़ना था, ये चीजें पढ़नी थी आपको। इसको नोट करिए जल्दी से। अब देखिए बच्चों, आपके पास कौन सी एक्टिविटी आई है, एक्टिविटी 2.14। इसमें क्या चेक करना है, इसमें चेक करना है आपको पीएच ऑफ सॉल्ट। पीएच ऑफ सॉल्ट यानी कि सॉल्ट में जो हमारे पास पीएच होता है क्या होता है, हम लोग को जनरली मालूम है जो हमारा सॉल्ट का पीएच होता है वो ज्यादातर आप कहेंगे कि न्यूट्रल होता है सर, जो पीएच होता है हमारा। क्योंकि सॉल्ट कैसे बनता है, सॉल्ट बनता है एसिड प्लस बेस, सॉल्ट बनता है। और सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट होता है न्यूट्रल होता है। और न्यूट्रल की वैल्यू क्या होगी, न्यूट्रल का पीएच कितना होता है, न्यूट्रल का पीएच होता है 7 होता है। 0 से 7, 7 से 14, 0 से 1 2 3 4 5 6 7 करके 14 तक के होता है। 7 वैल्यू जिसकी पीएच की आती है वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। क्या सारे सॉल्ट हमारे न्यूट्रल होते हैं या नहीं, इसमें ये पता करना है। फिर से लिटमस पेपर कह रहे हैं, पीएच पेपर के ऊपर चेक करना है कि वाकई में है ये न्यूट्रल या नहीं है, या एसिडिक है या बेसिक है, क्या है ये चेक करना है। और इसमें बहुत सारी ऑब्जर्वेशन हम लोग को और भी देखनी है। तो इसमें जनरली हम लोग को ये पता है कि सॉल्ट जो होता है बेटा वो बनता है किससे, सॉल्ट बनता है एसिड प्लस बेस। क्या मिलता है, सॉल्ट और वाटर मिलता है, एसिड प्लस बेस सॉल्ट मिलता है, ठीक है। सॉल्ट, अच्छा पहले ये बताओ बेटा, हम लोग को जो सॉल्ट मिलता है क्या वो न्यूट्रल ही होता है। अगर जो सॉल्ट मिलता है, अगर मान लिया वहां पर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, तो दोनों स्ट्रॉन्ग होते तो आपस में न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। न्यूट्रलाइज हो जाते हैं तो दोनों के एक दूसरे के चार्ज खत्म, न्यूट्रलाइज यानी कि न्यूट्रल, न्यूट्रल यानी कि चार्ज खत्म, तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, सॉल्ट बना, ठीक है। फिर हमने कहा अगर इसका पीएच चेक करना चाहे तो कितना होगा, न्यूट्रल का पीएच होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन जिसको बोलते हैं, उसका कितना होता है, 7 होता है। अब देखते हैं यहाँ पे कि हमेशा ही 7 होता है या उसके अलावा भी एसिडिक भी होता है, बेसिक भी होता है। तो बेटा इस चीज पे यहाँ पे गौर करना, अभी ऊपर मत देखना। देखिए एसिड जो होता है प्लस बेस क्या निकालता है, सॉल्ट निकालता है हमारे पास। बेटा सॉल्ट में जो हमारे पास होते हैं, सॉल्ट में जो होते हैं हमारे पास एक्चुअली दो रेडिकल होते हैं। कौन कौन से, एक कैटाइन एक एनाइन। कैटाइन यानी कि पॉजिटिव, एनाइन यानी कि निगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा, कि अगर मान लिया हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से होते हैं हमारे पास, HNO3 होता है, ठीक है, HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है बहुत ज्यादा, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है। स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन से होते हैं, KOH होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, NaOH होता है, ये सब स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। बेस वो होते हैं जो OH माइनस देते हैं, एसिड वो होते हैं जो H+H+ देते हैं एक्वस सोल्यूशन में, यानी कि पानी में डुबोने के बाद, ठीक है। तो इन दोनों की अगर रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, सॉल्ट निकलेगा। अब सॉल्ट जो निकलेगा, इनका स्ट्रॉन्ग इनका स्ट्रॉन्ग, ठीक है, इनका स्ट्रॉन्ग इनका स्ट्रॉन्ग, इनका स्ट्रॉन्ग एसिड इनका स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो क्या बनाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो क्या बनाएगा, सॉल्ट। और सॉल्ट का पीएच कितना होता है, 7 यानी कि न्यूट्रल, ना एसिडिक ज्यादा ना बेसिक, ठीक है। ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। हमने कहा अगर सॉल्ट में स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं
तो हमारे पास वीक एसिड और वीक बेस भी हो सकते हैं। जब स्ट्रॉन्ग हो सकता है तो वीक भी हो सकते हैं। तो हमने कहा वीक एसिड कौन कौन से होते हैं, हमने कहा एसिटिक एसिड, पानी में डालेंगे तो सिर्फ ये हमको H+ देगा यहाँ से तोड़ के, बाकी CH3COO माइनस निकल जाएगा, H+ निकल आएगा। ये हमारे पास क्या है, यहाँ से H+ तो सर निकल रहा है, तो ये वीक क्यों है, क्योंकि बेटा यहाँ पे पूरा का पूरा 95% मॉलिक्यूल CH3CO माइनस में चला गया। सिर्फ यहाँ पे ये भी H है, इसका थोड़ा ही सा पोर्शन आया H हमारे पास, ठीक है। फिर हमने कहा H2CO3 को कहते हैं कार्बोनिक एसिड। ये बहुत ही वीक एसिड होता है, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत ही वीक एसिड होता है। सर H तो है इसमें, H तो है, लेकिन ये एक्सेप्शन है। ये H तो है इसके पास, तो H वाले तो भैया हमारे एसिडिक होते हैं, लेकिन इसमें भी ऐसा ही एक्सेप्शन है जैसे इसमें है। ये 95% पूरा मॉलिक्यूल नहीं देता है। वीक एसिड किसे कहते हैं, वीक बेस किसे कहते हैं, वीक बेस होता है एल्यूमिनियम ट्राइहाइड्रोक्साइड होता है, कॉपर ऑक्साइड होता है, ये सब वीक बेसेस होते हैं। अब सुनिएगा, और एक और चीज देख लिया, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक किसे कहते हैं, एम्फोटेरिक का मतलब होता है जो हमें एसिड भी हो और बेस की तरह भी काम करे। तो जिंक ऑक्साइड होता है, जिंक ZNO जो होता है वो एसिडिक भी होता है, एसिड की भी प्रॉपर्टी शो करता है और बेस की भी प्रॉपर्टी शो करता है हमारे पास, ठीक है। तो उसे कहते हैं एम्फोटेरिक, ठीक है, एसिडिक भी और बेसिक भी। सर बताना क्या चाह रहे हैं, इस एक्टिविटी को अभी हम बताएंगे, पहले ये सुनिए। अगर हमने कहा स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक बेस से लड़ा दे या स्ट्रॉन्ग बेस को वीक एसिड से लड़ा दे तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, क्रॉस अगर कर दे, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड ले ले। हमने कहा स्ट्रॉन्ग बेस कौन से ले ले, हमने कहा ये ले ले CH3COH, हमने कहा यहाँ से ये ले ले KO वाला ले ले। तो बेटा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पे वीक एसिड है, ठीक है। तो हमने कहा जीतेगा कौन, हमने कहा भैया स्ट्रॉन्ग जीतेगा क्योंकि ये वीक है। हमने कहा अगर यहाँ पे ले ले स्ट्रॉन्ग एसिड, यहाँ पे वीक ले ले बेस, तो हमने कहा तब कौन जीतेगा, हमने कहा भैया स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ है यहाँ पे और ये वीक लिखा है, यही जीतेगा। यानी कि ये स्ट्रॉन्ग बेस जो आएगा, अब सुनिएगा, यानी कि ये जो स्ट्रॉन्ग आया है, स्ट्रॉन्ग बेस हमने कहा जीतेगा। तो जो बेस होता है तो उसका pH कितना होना चाहिए, यानी कि 7 से ऊपर होगा इसका। हमने कहा अगर सर ये और इसको लड़ाया आपस में वीक और स्ट्रॉन्ग, तो हमने कहा स्ट्रॉन्ग जीतेगा। तो इसका pH कितना होगा, कोई भी एक एग्जांपल ले लेगा, कोई भी उठा लेगा इसमें से कोई रिएक्शन, कोई इसमें से ले लेगा, वीक आपस में रिएक्शन कर लेगा। अभी हम जब आपको समझा रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, हमने कहा ये होगा। तो हमने कहा इसका pH कितना होगा, तो हमने कहा स्ट्रॉन्ग एसिड वाला जीता है। अगर एसिड जीता है तो यानी कि 7 से कम होगा। 7 से जितना कम होता है बेटा, मैंने आपको बताया था बेटा, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, मैंने आपको बताया था कि ये हमारा होता है pH पेपर 0, 7 और 14। अगर हम जैसे जैसे 7 से पीछे आएंगे तो हमें H+ यानी कि एसिडिक ज्यादा कैरेक्टर होगा, पीछे आने पे ज्यादा H+ देगा, यानी कि ज्यादा हमें क्या मिलेगा, एसिडिक मिलेगा। अगर 7 से ऊपर जाएंगे तो यानी कि OH- ज्यादा यानी कि बेसिक होगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और जब वीक बेस से लड़ेगा तो स्ट्रॉन्ग वाला जीतेगा। तो एसिडिक में कब होगा ज्यादा स्ट्रॉन्ग, एसिडिक जो हुआ है हमारा, स्ट्रॉन्ग एसिड जो आया है वो स्ट्रॉन्ग एसिड का pH कितना होगा, 7 से ऊपर या 7 से नीचे, 7 से नीचे होगा, क्योंकि नीचे आने पे ज्यादा एसिडिक होता है और ये जीत भी रहा है, ठीक है। इतनी बात समझे। आप थोड़ा सा देखिए हम आपको क्या समझाने वाले थे। तो इन्होंने क्या कहा है, आपको कुछ एसिड और बेस दे देंगे, ठीक है। आपको हम एक बार नोट करके बता दे रहे हैं, आपकी जो उसमें दिया हुआ है फॉलोइंग सैंपल, आपको सोडियम क्लोराइड दिया हुआ है, सॉल्ट दे दिया है पहले से। अभी हमने ये जो एक्टिविटी आपको बताई थी इससे पहले वाली, कि एक चीज दी हुई है सॉल्ट, और आपको पता लगाना है कि एसिड कौन सा लिया होगा और बेस कौन सा लिया होगा, तब जाके बना होगा ये कुछ। तो हमें सॉल्ट पहले से दे दिए, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, पोटेशियम नाइट्राइड, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, ठीक है, CH3CONA, ठीक है, सोडियम एसीटेट, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, यहाँ पे है सोडियम कार्बोनेट है हमारे पास, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है हमारे पास, ये सारी चीजें दे दी गई हैं। अब इसमें सर क्या करना है, ये आपको प्रोवाइड है, आपको पता करना है ये किससे रिएक्ट हुआ होगा, जो ये आया होगा, और ये जब आ जाएगा फिर उसके बाद पता करना है इसका pH कितना होगा, 7 से ज्यादा या 7 से कम। तो हमने कहा ठीक है। हमने कहा NaCl कब आता है, हमने कहा NaCl में देखिए Cl आ रहा है, यानी कि कोई स्ट्रॉन्ग एसिड लिया होगा, यानी कि कोई स्ट्रॉन्ग एसिड लिया होगा, HCl लिया होगा। तो हमने कहा यहाँ पे HCl ले लिया,
ठीक है। हमने कहा Na आ रहा है, तो हमने कहा Na आ रहा है तो यानी कि कोई स्ट्रॉन्ग बेस लिया होगा। हमने कहा सर वीक बेस भी तो ले सकता है यहाँ पे, तो हमने कहा NaCl जो होता है बेटा, आपको याद होगा वो न्यूट्रल होता है। NaCl जो होता है न्यूट्रल होता है। तो हमने कहा Na कौन सा था हमारे पास, हमने कहा NaOH लिया होगा, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग बेस लिया होगा। तो यानी कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। भैया हमारा क्या है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। तो क्या निकला यहाँ पे, हमारे पास निकला यहाँ से NaCl निकला, और ये H और O और ये H कितने बन गए, बाहर निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा, वो मैंने लिखा नहीं है। ठीक है, ये H और ये H, 2 H हुए और एक 2, यानी कि H2O, वाटर निकल जाएगा और NaCl आ जाएगा। अब हमें पता चला कि जो सॉल्ट निकला है NaCl जो आ रहा है, NaCl कहाँ था, NaCl कहाँ था, NaCl कहाँ था, यानी कि हमारा ये HCl था और ये NaOH था। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस था, तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिला के क्या बनाता है, सॉल्ट। और जिसका पीएच कितना होता है, पीएच कितना होता है, 7 होता है। क्योंकि वो चीजें हमारी अगर दोनों ही स्ट्रॉन्ग होंगे तो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, दोनों ही अगर वीक होंगे तो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। उसकी पीएच की वैल्यू कितनी आएगी, 7। तो यानी कि इसकी न्यूट्रल वैल्यू कितनी आई, यानी कि पीएच कितना आया, 7 आया। पीएच ऑफ सॉल्ट, तो इन दोनों का जो सॉल्ट आया है हमारे पास, जो ये चीज आई है हमारे पास NaCl, अब इसका हमने कहा पीएच बताना है, पीएच भी तो बताना है सॉल्ट का, इसका पीएच कितना होगा, 7 से ज्यादा या 7 से कम। हमने कहा इसका न्यूट्रल होगा, क्योंकि ये भी स्ट्रांग था, ये भी स्ट्रांग था। अगर एक स्ट्रांग एक वीक होता तो हम स्ट्रांग वाले को ज्यादा प्योरिटी देते, अगर एक स्ट्रांग होता तो हम फिर भी स्ट्रांग वाले को देते, अगर वीक होता तो न्यूट्रलाइज हो जाता। ठीक है, फिर हमने कहा यहाँ पे HNO3 लेते हैं, HNO3 एसिड है हमारे पास। हमने कहा ये KNO3 कैसे आया, वो पोटेशियम नाइट्रेट, तो हमने कहा K है यहाँ पे। ठीक है, हमने कहा K है, हमने कहा NO3 वाला ग्रुप है, यानी कि नाइट्रेट वाला होगा, तो हमने लिया यहाँ पे HNO3 और यहाँ पे लिया हमने KOH। ये करते करते बेटा जब आप सीखोगे बैलेंसिंग, तभी बैलेंसिंग क्या है ये आपको तभी समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कितने कितने एलिमेंट है। उससे दिमाग में आपको चलने लगेगा कि अब यहाँ पे ये बना कैसे। तो आपने सोचा होगा K है, यानी कि कोई भी हमने की ऐसा बेस लिया होगा, क्योंकि सॉल्ट ये अगर बना है तो इसमें कोई ना कोई बेस लिया होगा K वाला। तो K वाले तो बहुत सारे बेस होते हैं, KOH होता है हमारे पास, तो हमने KOH ले लिया। यहाँ पे हमने कोई एसिड लिया होगा, तो हमने कहा NO3 वाला कोई एसिड होता है, हमने कहा HNO3 होता है, हमने कहा HNO3 ले लिया। अब HNO3 क्या स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है HNO3, हाँ HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, हमने कहा KOH क्या है, वीक बेस है या स्ट्रॉन्ग बेस है, KOH स्ट्रॉन्ग बेस है, यानी कि तो KOH जो है हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है। अब दोनों को लड़ाया, जब लड़ाया तो यहाँ से क्या निकला, KNO3 निकला। क्या निकला यहाँ पे, हमारे पास निकला बेटा यहाँ पे KNO3 निकला, और ये H मिला तो H2 हुआ, और ये ऑक्सीजन हुआ, वाटर निकल जाएगा, तो KNO3। अब हमने कहा ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है। जब दोनों स्ट्रॉन्ग है तो क्या मिलता है, सॉल्ट, और दोनों ही स्ट्रॉन्ग में एक दूसरे को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज। तो न्यूट्रलाइज की वैल्यू कितनी होती है, पीएच की वैल्यू 7। ठीक है, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये भी न्यूट्रल है तो यानी कि 7 आ जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास कौन सा, अब हमें क्या बनाना है, AlCl3, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड है। ठीक है, हमने कहा AlCl3 कैसे बना होगा, हमने कहा यहाँ पे Cl है, यानी कि HCl लिया होगा। Al कौन सा ले, हमने कहा कोई सा बेस में निकाल दो, कोई बेस ले लो। हमने कहा अगर Cl को हमने एसिड मान दिया है तो HCl ले रहे हैं, H2SO4 ले रहे हैं, तो हमने कहा HCl ले रहे हैं। ठीक है, तो हमने HCl ले लिया एसिड में। हमने कहा Cl कैसे आया, हमने कहा यहाँ पे कोई Al वाला कोई बेस लेना है, एल्यूमिनियम का कोई बेस लेना है, Al2O3 जैसे होता है, AlOH का होल थ्राइस होता है, एल्यूमिनियम ट्राइहाइड्रोक्साइड, तो हमने ये दोनों लिया। इन दोनों को रिएक्ट करने पे ये आया, तो हमें पता करना है HCl क्या होता है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्या है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो हमने कहा HCl तो हो गया। AlOH3 क्या होता है, AlOH3 ये है, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है और एक वीक बेस लिया है। इन दोनों को आपस में लड़ाएंगे तो जीतेगा कौन, स्ट्रॉन्ग वाला जीतेगा। तो देखिए यहाँ पे कौन जीता, स्ट्रॉन्ग वाला जीता। स्ट्रॉन्ग वाला कैसे जीता, अब इसका पीएच पता चलेगा, तब पता चलेगा कि स्ट्रॉन्ग वाले जीता। अगर स्ट्रॉन्ग वाला जीता है तो यानी कि ये एसिडिक होना चाहिए, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक बेस है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड वाले में स्ट्रॉन्ग एसिड जीतेगा। क्योंकि इसको हमने इससे कभी लड़ा है, इसको कभी इससे लड़ा है, इसको कभी इससे लड़ा है, इसको कभी इससे, कभी इसको इससे, कभी इसको इससे। ठीक है, तो आपस में सब एक दूसरे से जब लड़ेंगे तो देखेंगे उनका पीएच कितना आएगा। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से जब लड़ेगा तो यहाँ पे आया AlCl3। तो हमने कहा ये अगर स्ट्रॉन्ग था तो यानी कि एसिडिक आना चाहिए, तो हमने कहा लेस देन 7, यानी कि 7 से कम आ रहा है। 7 से कम आने का मतलब क्या हुआ, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उसके पास ज्यादा एसिड होता है और उसको कहते हैं एसिडिक। तो यानी कि देखिए क्या लिखा है, लेस देन 7,
लेस देन 7 से कम, और जितना नीचे कम जाओगे बेटा यहाँ से पीएच पेपर से, उतना ज्यादा कैसा होता है, एसिडिक होता है। तो ये कौन सा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि लेस देन 7 है, 7 से कम है हमारे पास, ठीक है। अब वो कितना कम है वो पता चल जाएगा हम लोग को, एग्जाम में देखेंगे जब लैब में और जाएंगे तो और अच्छे से पता चलेगा। फिर हमने यहाँ पे H2SO4 लिया, H2SO4 क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड है। यहाँ पे क्या है, जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड अभी क्या था, एम्फोटेरिक था। अब यहाँ पे इसको, इस वाले को अब इससे लड़ाना है। यहाँ पे जिंक वाले में क्या था, जिंक का था ZNO, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, ये था ZNO, ये था इसका एग्जाम्पल, ZNO था, जिंक ऑक्साइड था। तो हमने कहा इसको इससे लड़ाया तो क्या बना, ZnSO4 H2O, ये निकला। तो हमने कहा ZnSO4 जो होता है हमारा, ये तो स्ट्रॉन्ग है, तो हमने कहा H2O4 कहाँ है, यहाँ है। तो हमने कहा अब CuO ZNO कहाँ है, हमने कहा ZNO तो यहाँ है, ये एसिडिक भी देता है, बेसिक भी देता है। तो हमने कहा ZnSO4 निकला। तो हमने कहा ये क्या है, ये सॉल्ट है, एक स्ट्रॉन्ग है और एक एम्फोटेरिक है, जो एसिडिक भी शो करता है, बेसिक भी शो करता है। यानी कि इसका पीएच जो होगा हमारा कैसा होगा, लेस देन 7 होगा, लेस देन 7 होगा, 7 से कम होगा, यानी कि एसिडिक और थोड़ा सा बेसिक भी होगा। पूरा ज्यादा ही नहीं, अब कम हो जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। अब यहाँ पे एकदम ही ज्यादा नहीं होगा, लेस देन 7 होगा, क्योंकि ये एसिडिक भी होता है, बेसिक भी होता है, ठीक है। एम्फोटेरिक का मतलब ही होता है। फिर हमने क्या लिया, अब देखिए यहाँ पे सबसे वीक एसिड आया है, CH3COOH, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड के बाद क्या है, NaOH, NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया। और H2CO3 क्या था, H2CO3 वीक एसिड था, यानी कि अब इसको इससे लड़ाया, तो कौन जीतेगा, स्ट्रॉन्ग वाला जीतेगा, यानी कि ये बेसिक होना चाहिए। चलिए देखते हैं, CH3COO निकला, CH3COO और ये Na निकला, Na, और ये H2O यहाँ से ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, ठीक है, ये H2O निकल जाएगा, ये बना हमारे पास, यानी कि मोर देन 7 से ज्यादा है। और हमने कहा था जो 7 से ऊपर होते हैं वो होते हैं OH माइनस, यानी कि बेस शो करते हैं, यानी कि ये बेसिक है हमारा, ठीक है। पीएच पेपर में पता चल गया। ऐसे ही आप करके बेटा धीमे धीमे सारे आप निकाल लेना। और एक चीज बता देना, ये वाली, ये क्या है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड कहाँ आता है, यहाँ आता है। ये क्या होता है, वीक एसिड होता है। NaOH स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो धीमे धीमे करके ये आप सारी एक्टिविटी को आप परफॉर्म कर सकते हैं खुद से, ठीक है। ये मैंने आपको जनरली मोटा मोटा हिंट दे दिया आपको कि कहाँ पे क्या है, ठीक है। सॉल्ट हुआ, एसिड हुआ, एसिड प्लस बेस क्या निकलता है, सॉल्ट एंड वाटर। और यहाँ पे जो निकल रहा है बेटा बाय प्रोडक्ट है वाटर, वो भी आप लिख लेना, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, जगह नहीं है, ठीक है। H2O भी निकलेगा, सब में से H2O निकलेगा। और यहाँ पे सर आप कहेंगे सर यहाँ पे ये कैसे होगा, तो Al ये है और Cl यहाँ पे कितने 3 है, तो बेटा यहाँ पे 3 लगा देना, यहाँ पे 3 लगा देना बैलेंस करने के लिए। जहां पे बैलेंस ना हो वहां पे 3 लगा दो। देखो यहाँ पे क्या है, AlCl3, AlCl कितने 3, तो 3 Cl लगा दी, 3 Cl। यहाँ पे 3 ये कितने हैं, H है, और यहाँ पे भी 3 ये है। तो यहाँ पे वाटर जो निकलेंगे, वाटर के मॉलिक्यूल कितने लिखेंगे, 3 और 3 6 निकलेंगे। यानी कि आप जब लिखेंगे वाटर के मॉलिक्यूल तो लिखेगा 3H2O या 2H2, या ऐसे लिख देगा 3H2O लिख देगा, तो 3 2 से 6 हो जाएगा, बैलेंसिंग हो जाएगी। बैलेंसिंग मैंने सिखाई है आपको, ठीक है। ये एक्टिविटी को नोट करिए। इसके बाद एक और ऐसे ही एक्टिविटी है, उसको मैं बताता हूँ। अब देखिए बेटा आपके पास क्या है, टेबल में जो अभी हमने बताया था पीएच ऑफ अ सॉल्ट, उसके नीचे देखेंगे बेटा एक छोटा सा एक और भी पोर्शन लिखा है। वहां पे भी कुछ ऐसा ही पूछा गया। वहां पे सॉल्ट दे दिया गया है, या आपको एक सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस या वीक एसिड दे दिया है, या वीक एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस दे दिया है, या स्ट्रॉन्ग बेस के साथ वीक एसिड दे दिया, या वीक एसिड के साथ वीक एसिड दे दिया है, उसमें पीएच बताना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा होगा पीएच ऑफ अ सॉल्ट के नीचे आपकी एनसीईआरटी में लिखा होगा सॉल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल। एक स्ट्रॉन्ग एसिड लो और स्ट्रॉन्ग बेस लो। अगर दोनों ही चीजें स्ट्रॉन्ग होंगी, एसिड की और बेस की मिलाएंगे, तो क्या बनेगा हमारे पास, न्यूट्रल बनेगा, न्यूट्रल होगा। और जो न्यूट्रल होता है उसकी पीएच की वैल्यू कितनी होती है, 7 होती है, ठीक है, समझ गए। तो हमने कहा क्या ले, तो यहाँ पे देखिए सॉल्ट लिखा हुआ है और यहाँ पे आपकी बुक में पीएच लिखा है, एक जगह पे लिखा है एसिड, एक जगह पे लिखा है बेस। तो हमने कहा यहाँ पे जो सॉल्ट आया है हमारे पास क्या ले, स्ट्रॉन्ग एसिड ले और स्ट्रॉन्ग बेस ले। तो हमने एक स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, HCl लिया, फिर हमने स्ट्रॉन्ग बेस लिया। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, NaOH होता है, अभी हमने बताया था आपको, ठीक है। तो इसको इन दोनों को रिएक्ट करा तो हमारे पास क्या निकला, तो हमारे पास जो आया है बेटा, यहां से आया NaCl आया, ये NaCl आया और H2O निकल गया हमारे पास। तो NaCl बना, सॉल्ट बना।
अब हमने कहा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाने पे उसका पीएच कितना होता है? 7 होता है। 7 यानी कि न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल यानी कि ना एसिडिक हो ना बेसिक हो। ठीक है, बस समझ गए। ऑन द अदर हैंड सॉल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, अगर मैं अब दोबारा यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लूं, क्या ले लूं? यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड ले लूं और वीक बेस ले लूं तो क्या होगा? तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा लिया आपकी बारी ने? H2SO4 स्ट्रॉन्ग होता है। सल्फ्यूरिक एसिड जिसको किंग ऑफ केमिकल कहते हैं। ठीक है, फिर वीक बेस लेना है। वीक बेस कौन सा लिया यहाँ पे? कॉपर हाइड्रोक्साइड लिया, ये वीक बेस होता है हमारे पास। ठीक है, अच्छा मैंने कहा था अगर एक स्ट्रॉन्ग को वीक से लड़ाएंगे तो कौन जीतेगा? भैया स्ट्रॉन्ग जीतेगा। अगर स्ट्रॉन्ग जीतेगा तो उसका पीएच कितना होना चाहिए? 7 से कम होना चाहिए। 7 से कम होता है तो एसिडिक होता है, यानी कि अब ये एसिडिक आना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है, यानी कि 7 से कम आ रहा है। और पहले इसको इससे रिएक्ट करोगे तो ये बनेगा कॉपर सल्फेट बनेगा। H2SO4 को CuOH के होल्ट से रिएक्ट करोगे तो क्या बनेगा? कॉपर सल्फेट। तो देखिए हमने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, वीक बेस लिया, वीक बेस लिया, इसको रिएक्ट करने पे CuSO4 बना, CuSO4। ये देखिए यहाँ से CuSO4, और वो जो ब्रैकेट के अंदर है उतने मॉलिक्यूल लगा के बैलेंस कर देंगे। वाटर तो निकलेगा लेकिन बैलेंस कर देंगे कि कितने यहाँ पे H2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे तो 2H2O निकल जाएगा बाहर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था? स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब और वीक बेस से लड़ा रहे तो स्ट्रॉन्ग का मतलब स्ट्रॉन्ग जीतेगा। स्ट्रॉन्ग जीतने पे 7 से कम आएगी, यानी कि ये क्या होगा? 7 से कम आया यानी कि एसिडिक है हमारा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या आता है? आर एसिडिक विथ पीएच वैल्यू लेस देन 7, लेस देन 7। भैया लेस देन 7 आ रही है, यहाँ पे वही तो आ रही, जो लिखा हुआ है वही आ रही है। एंड दोज ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस, और अब की बार क्या ले रहे हैं? स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हैं, और अब की बार वीक एसिड ले रहे हैं। अब की बार स्ट्रॉन्ग बेस अब की बार क्या लिया? NaOH। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस लिया, और वीक एसिड लेना। वीक एसिड कौन सा होता है? कार्बोनिक एसिड। अभी जस्ट बताया है कार्बोनिक एसिड वीक एसिड होता है। इन दोनों को आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? Na2CO3। अब हमने कहा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, जो चीज स्ट्रॉन्ग होगी वो जीतेगी। अब स्ट्रॉन्ग बेस है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे पीएच होगा 7 से ज्यादा। तो देखिए यहाँ पे पीएच कितना है? 7 से ज्यादा है, यानी कि ये बेसिक है हमारा। ठीक है, 7 से कम एसिडिक है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ पे एक आपके पास आया है बेटा, अब दूसरी आप देखिएगा लिखा होगा केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। आपकी बुक में केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। आपको मालूम है सॉल्ट कैसे बनता है? सॉल्ट को बनाने का तरीका होता है हमारे पास एसिड प्लस बेस। एसिड प्लस बेस, एसिड कौन सा होता है? जैसे कि मान लिया HCl ले लिया। बेस कौन सा होता है? NaOH ले लिया, अभी हमने किया है। क्या निकल आएगा? NaCl निकल आएगा, और क्या आ जाएगा? वाटर निकल आएगा। तो ये जो होता है हमारे पास, ये सॉल्ट बनाने का तरीका होता है। सॉल्ट से क्या क्या होता है? सॉल्ट से कई चीजें होती हैं। सॉल्ट कहाँ पाया जाता है? सी वाटर में पाया जाता है। सी वाटर का इवेपोरेशन करवाते हैं, सी वाटर से नमक को निकालते हैं, सी वाटर खाने में इस्तेमाल किया जाता है। जो सी वाटर क्या मतलब? सी वाटर कह रहे हैं नमक, नमक सी वाटर से नमक बनाया जाता है। ठीक है, तो नमक को हम हर एक चीज में इस्तेमाल करते हैं। हमारी बॉडी के लिए भी एक चीज, ज्यादा नहीं, बहुत ही अच्छा है हमारे लिए। और हर एक चीज में, खाने में, फूड में, जहां जहां आप देखेंगे नमक हर जगह का इस्तेमाल है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको एक बेटा बता दूं, यहाँ पे मैंने लिखा है पूरी बुक से, यहाँ पे डैश कर दिया है। आप अपनी बुक से पूरा छाप लेना, उसमें कुछ नहीं, उसमें से उसकी यूजेस लिखे। हाँ, एक चीज उसमें लिखी है, महात्मा गांधी दांडी मार्च, महात्मा गांधी दांडी मार्च एंड सॉल्ट मार्च। ये क्या लिखा हुआ है? वहां पे महात्मा गांधी बने हुए, वहां पे दांडी मार्च दिखा रहे हैं। सर केमिकल केमिस्ट्री वगैरह में ये महात्मा गांधी कहाँ से आ गए? क्या आ गए बेटा? ये सोडियम, यहाँ पे क्या है बेटा? ये महात्मा गांधी जो थे, यहाँ पे एक ऐसा केमिकल है हमारे पास जिससे महात्मा गांधी ने अपनी स्ट्रगल, यानी कि हमारे देश को आजाद कराने में आजाद कराया था। मतलब हमारे देश को आजाद कराया था किस चीज से? हमारे पास नमक जो था बेटा, उस नमक पे क्या कर रहे थे कि दांडी मार्च का मतलब इतना समझ लो, ये दांडी मार्च का मतलब ये है कि सोडियम क्लोराइड वॉज सच एन इम्पोर्टेंट सिंबल। सोडियम क्लोराइड बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट सिंबल है हमारी स्ट्रगल, इन आवर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। हमने जो फ्रीडम करी है, जो हमने यहाँ पे आजादी की लड़ाई लड़ी है, उसमें सोडियम क्लोराइड हमारा सबसे बड़ा सिंबल है कि आजादी की लड़ाई में था। सर कैसे? समझ में नहीं आया। कहने का मतलब ये है कि उस टाइम पे, जिस टाइम पे महात्मा गांधी थे, उस टाइम पे क्या होता, जो ब्रिटिशर थे बेटा, ब्रिटिशर, हमें नाम नहीं याद आ रहा है, शायद लॉर्ड एरविन या एरविन करके थे, उन्होंने क्या किया था, ये नमक के ऊपर टैक्स लगाने लगे थे।
तो वहां के जो लोग थे इंडियन, जो लोग इंडियन पीपल थे, तो उनको टैक्स देने की वजह से ज्यादा उनको नुकसान हो रहा था, टैक्स ज्यादा से ज्यादा देना पड़ रहा था। क्योंकि भैया नमक क्या है, नमक तो नेचुरल एक है प्रोडक्ट है, वो समुद्र से मिलता है, एवेपोरेशन वगैरह बहुत सारे प्रोसेस करके हम निकाल लेते हैं, अब उस पर भी टैक्स लग रहा है। तो इस चीज को महात्मा गांधी ने बंद करवाया था, नेशन वाइड मूवमेंट, एक उन्होंने स्ट्रगल लाया था, उन्होंने कहा था इस चीज पे टैक्स नहीं लगना चाहिए। अब कैसे नहीं लगना चाहिए, देखिए ये क्या हुआ था, देखिए पहले सुनिए, ये स्टार्ट हुआ था, ये जो हमारा जो मूवमेंट है दांडी मूवमेंट, दांडी मार्च कह दो या सॉल्ट मार्च कह दो, महात्मा गांधी ने नमक को आजाद कराया था, NaOH को, ठीक है, NaOH कह रहे हैं, NaCl को, ठीक है, NaCl को, सोडियम क्लोराइड को। देखिए जो हमारा ये मूवमेंट है, ये दांडी मार्च स्टार्ट हुआ था 12 मार्च 1930 को और खत्म हुआ था 6 अप्रैल 1930 को। इसमें एक ब्रिटिशर थे, आप नाम देख लेना बेटा, ठीक है, गूगल कर लेना, एक ब्रिटिशर थे, ब्रिटिशर का नाम था लॉर्ड एरविन, ठीक है, एरविन नाम के एक थे। उन्होंने क्या किया था, नमक के ऊपर टैक्स लगाना चालू कर दिया था। तब क्या किया था, महात्मा गांधी ने सब लोगों को इकट्ठा किया था, उन्होंने कहा था जो हमारा नमक है ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है, ठीक है, गॉड का दिया हुआ है, इस पे कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए। उन्होंने कुछ 2 या 3-4 रुपए कुछ लगाने लगे थे। तो महात्मा गांधी ने इस चीज पे क्या करा, प्रोटेस्ट करना चालू किया। जब प्रोटेस्ट करना चालू किया तो लॉर्ड एरविन ने देखा कि कहीं ये प्रोटेस्ट के दम पे इस चीज को रोक ना दे, तो लॉर्ड एरविन ने, या जो भी नाम है, उन्होंने क्या करा, लॉर्ड एरविन ने महात्मा गांधी से थोड़ा सा समझौता किया, कहने के ऐसा है, ये सब नहीं होगा, मैं इसको रोक दूंगा, आप एक ये सब ना करिए, मैं इसको रोक दूंगा। लेकिन फिलहाल क्या हुआ, लेकिन उन्होंने ये चीज प्रोसेस को चलता रहा, टैक्स लगाते रहे। फिर महात्मा गांधी ने क्या करा, महात्मा गांधी ने कहा ठीक है, आप ये चीज को नहीं खत्म कर रहे हो, तो महात्मा गांधी ने एक लेटर लिखा। लेटर में क्या लिखा, लेटर में अपनी 11 डिमांड लिखी। 11 डिमांड कौन कौन सी थी, एक डिमांड ये थी कि सॉल्ट टैक्स को हटाया जाए, हमें अपना राइट दो, हमारा राइट है ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है, इस पे आप टैक्स नहीं लगा सकते। तो उन्होंने यहाँ तक के 11 डिमांड उस लेटर में लिखी और उसको भेजा, किसको भेजा, उन्हीं को, ब्रिटिशर को। ब्रिटिशर ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, ये सिर्फ कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो महात्मा गांधी ने कहा अगर तुम ये चीज को नहीं करते हो तो हम लोग 12 मार्च से अपना मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे। 11 मार्च को लेटर लिखा गया था, तो उन्होंने ये स्टार्ट किया, तो लॉर्ड एरविन ने उसके ऊपर कोई जवाब नहीं दिया। जब उनको लिख के दिया लेटर, तो लॉर्ड एरविन ने कहा नहीं, कुछ नहीं होगा। फिर वहां पे गांधी जी ने 12 मार्च से 1930 में ये प्रोटेस्ट को चालू करा और उसमें कई वॉलेंटियर्स को, कई लोगों को शामिल किया। सुनते हैं, कोई कहता है 70 है, कोई कहता है 78 है, आप देख लीजिएगा गूगल पे, 78 पीपल्स थे, जिसमें से बहुत ही तंदुरुस्त एक्टिव लिए थे महात्मा गांधी ने। क्यों, क्योंकि उनको ये जो मार्च था, ये मूवमेंट जो था, ये पैदल सफर करना था, ठीक है, कम से कम 240 या 200-250 के आसपास इतने माइल्स चलना था, ठीक है, उनको इतना सफर करना था पैदल। इसलिए उन्होंने 78 लोगों को, एक्टिव लोगों को चुना, ठीक है, एक्टिव लोगों को चुना और चुनने के बाद ये पैदल सफर करते हैं, ठीक है। इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं और बताते हैं कि ये हमारा राइट है, ये हमारा राइट होना चाहिए, ये नहीं सीख सकते, हमारे पास टैक्स नहीं लगा सकते सॉल्ट के ऊपर। तो धीमे धीमे लोगों उस चीज से क्या होने लगे, उस चीज को जानने लगे और उस चीज में महात्मा गांधी के साथ सपोर्ट करने लगे। फिर 24 दिन के अंदर 200-250 जितने भी माइल्स थे उसको कंप्लीट करा। ये लोग ने सफर तय किया था, कहां से, दांडी, साबरमती से दांडी तक के, दांडी एक कोई जगह है कोस्टल एरिया का, आप देख लीजिएगा, ठीक है, वहां तक के सफर किया। सफर करने के बाद ये लोग वहां पहुंचे, यानी कि एक कहां पे ये लोग पहुंचे, एक जैसे कहेंगे समुद्र के तट पे, कोस्टल एरिया वही उसी को कहते हैं हिंदी में, समुद्र के तट के आसपास पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने उस नमक को क्या करा, एक्सट्रैक्ट करा जो समुद्र से आ रहा था, और वहां से उस चीज को, नमक को अपना मैन्युफैक्चर करने लगे। तब वहां से ये प्रोटेस्ट टूट गया था, वहां से उन लोगों का, ब्रिटिशर लोगों का। तो महात्मा गांधी ने वहां पे रह के सोडियम क्लोराइड को कैसे किया था, अलग अलग तरीके से प्रोसेस से उसको एक्सट्रैक्ट किया। एक्सट्रैक्ट करने के बाद वॉलंटियर्स की मदद से उस चीज को बनाया। बनाने के बाद कहा कि अब कोई टैक्स नहीं देगा आज के बाद से, ये क्योंकि हम लोग को पता चल गया है सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है और इस चीज पे किसी का कोई टैक्स नहीं, ठीक है। ये छोटी सी कहानी थी, अगर आप गूगल भी करोगे तो आपको पता चल जाएगा विकिपीडिया पे। तो ये बेटा आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में बेटा जो आएगा उसमें आपके आएंगे वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, सोडियम हाइड्रोक्साइड की सारी चीजें आएंगी।
बेटा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ठीक है।